रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार। आज दोस्तों फिर से अपन राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सीरीज होगी मेरी ये नई, और ये बाल एवं महिला अपराध से संबंधित है। आज इस सीरीज का 3 नंबर है, तीसरे नंबर की सीरीज होगी आज ये। और इससे पहले 2 सीरीज आपकी निकल चुकी हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। तो जिन बच्चों ने पहले वाली सीरीज नहीं देखी वो पहले वाली सीरीज जरूर देख लें, जिससे आपको आज की क्लास का जो मैटर है वो अच्छे से समझ में आए। और ये सीरीज आपको मैं रेगुलर रखने वाला हूं जब तक आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम नहीं हो जाता। और इसके अंदर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें मैं करा रहा हूं अगर इतनी भी आप कर लोगे तो आप आराम से अच्छे क्वेश्चन पाओगे इसमें से। तो आज की सीरीज शुरू करने से पहले जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे पहली बार मुझे सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लगातार डिफेंस के लिए तैयारी करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। और जो बच्चे नियमित रूप से मेरे स्टूडेंट हैं वो एक बार वीडियो को दोस्तों लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो शुरू करता हूं मैं आज की सीरीज। और इस सीरीज के अंदर मैं पहले ही बता दूं कि आज हम बात करेंगे महिला एवं बाल अपराध से संबंधित। और पिछली सीरीज के अंदर मैंने बालकों से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पॉक्सो। इसी तरह से जिस तरह से पॉक्सो बालकों के लिए है, इसी तरह से महिलाओं के लिए उनके प्रति जो अपराध होते हैं उनके लिए आईपीसी की कुछ धाराएं आज मैं लेके आया हूं आपके लिए। जो आईपीसी की वो धाराएं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं महिलाओं से संबंधित अपराध के लिए। साथ में लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे, तो दोनों को मिला के एक सीरीज होगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं और कानूनी जो प्रावधान दिए हुए हैं वो मैंने पहले से शॉर्ट लिस्ट करके आपको बता दिए थे। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि ये जो 16 हैं, जो 16 चैप्टर हैं जो आपको तैयार करने हैं, जो आपको रेडी करने हैं, बट इसके अंदर से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको करा रहा हूं। और बाद में धीरे धीरे अपन जो बच गए हैं जो एक्ट्स वगैरह उनको भी अपन तैयार करेंगे। तो उनमें और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें थोड़ा सा अंतर है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको ज्यादा ध्यान से करना है, पहले करना है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनमें कम चीजें तैयार करनी है, वो अपन बाद में करेंगे। तो आज जो मैं टॉपिक आपका ले रहा हूं वो ले रहा हूं दोस्तों ये 4 नंबर वाला, भारतीय दंड संहिता आईपीसी के विभिन्न प्रावधान महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं वो सिर्फ अपन लेंगे। और वो इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ आपके लिए मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद डिटेल्स अपन बाद में बाकी जो बच गए इनको भी सबको देखेंगे, सबको पढ़ेंगे। बट 354 धारा 354, और ये तो आपको पक्का रटना है। जो मैं पहले ले रहा हूं, पहले जो चीज करा रहा हूं वो आपको पक्का याद करना है। इसमें पनिशमेंट होगा और धारा की जो परिभाषा दी हुई है कि कौन सा अपराध इसमें शामिल होगा वो चीज आपको याद रखना है। इसमें दिया हुआ है कि किसी महिला को इस प्रकार से प्रताड़ित करना जिससे वह लज्जित हो, जिससे उसको लज्जा हो या उसकी गरिमा का उल्लंघन हो। तो ये देखिए दोस्तों, धाराएं जो बनाई हुई है आईपीसी की, ये अपराध होने के बाद जो अनुसंधान अधिकारी होता है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है, वो इसमें धाराएं ऐड भी कर सकता है और उनको हटा भी सकता है। तो कौन सा अपराध कौन सी धारा का बनेगा ये इन्वेस्टिगेशन वाले ऑफिसर पे डिपेंड होता है। बट हमें सिर्फ इनकी भाषा याद रखनी है कि इस 354 के अंदर क्या चीज आती है। अगर इससे ज्यादा अपराध की कैटेगरी होगी तो फिर वो दूसरी धारा उसमें ऐड हो जाती है, और एक ही साथ में 2-3 धाराएं भी लगती हैं, 2-3 धाराएं भी बनती हैं। 376 जो बलात्कार है उसमें भी ये धारा भी ऐड हो सकती है कि पहले उसको लज्जित या गरिमा का उल्लंघन हुआ हो और उसके बाद में बलात्कार हुआ हो। तो इस तरह से 2 या 3 धाराएं भी एक साथ लगती हैं, और इसके अंदर भी इसके अलग अलग पार्ट हैं। अगर ये वाली स्थिति होती है, सिर्फ ये स्थिति होती है, तो इसके अंदर जो सजा दी हुई है, जो इसकी सजा होगी वो 3 वर्ष तक की सजा होगी, 3 वर्ष की सजा। और सजा के अंदर दोस्तों क्या होता है, कारावास होता है। कारावास मैंने बताया था 2 तरह का होता है, एक कठोर कारावास, एक साधारण कारावास। तो ये साधारण कारावास की सजा होगी। अब इसके बाद में देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है 354(1), 354(a), या इसको 354 कै भी बोल सकते हैं, कै बोल सकते हैं, या इसको 354(a) भी बोल सकते हैं अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो वो सारी चीजें एक ही हैं। फर्स्ट लिख दो, कै लिख दो, ए लिख दो, एक ही बात है। और ये किसी महिला को शारीरिक या लैंगिक उत्पीड़न करना इसके अंतर्गत आता है। उत्पीड़न के अंदर क्या होता है कि बॉडी टच नहीं होती है। बॉडी टच होने के अलावा जो चीज होती है महिला के लिए, सिर्फ बोल के, कोई चीज दिखा के,
कोई मैसेज भेज के, तो इस तरह के जो उत्पीड़न किए जाते हैं वो लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। अगर बालकों से संबंधित आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें उत्पीड़न में और लैंगिक हमले में क्या अंतर था मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। अगर वो आपने अच्छे से देखा है तो ये भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखिए, किसी को शारीरिक या लैंगिक उत्पीड़न के लिए जो पनिशमेंट होगा वो 3 से 5 वर्ष तक का होगा। 3 से 5 वर्ष की सजा। और ये थोड़ा सा ही अंतर है पहले वाली के अंदर 354 और 354 1 के अंदर, सिर्फ ये 3 से 5 वर्ष की सजा इसके अंदर ऐड होती है। नेक्स्ट है धारा 354(2), किसी महिला को निर्वस्त्र करने का प्रयास करना। सिर्फ प्रयास करना शामिल है इसके अंदर। अगर निर्वस्त्र अगर कर दिया जाता है तो फिर दूसरी धारा लगेगी। इस सिर्फ ये प्रयास करने के लिए है। और इसमें दोस्तों जो दंड दिया जाता है वो भी 3 वर्ष तक की सजा है। 3 वर्ष तक की सजा। बट इसके अंदर 2013 के अंदर जो निर्भया एक्ट आया है, निर्भया एक्ट आने के बाद इसकी सजा को है वो 7 वर्ष कर दिया गया है। 7 वर्ष तक की सजा हो गई है इसके अंदर। पहले ये 3 वर्ष तक की सजा थी और निर्भया एक्ट 2013 के बाद इसको 7 वर्ष का कर दिया गया है। अब इसके बाद में दिया हुआ है अगली जो धारा है, धारा 354(3), किसी महिला को बार बार देखना। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, महिला को बार बार देखना या ताक झांक करना, दोनों ही चीजें इसमें, दोनों ही वर्ड इसमें यूज हुए। और इसके लिए जो सजा है, सजा जो होगी वो पहली बार, इसमें कंडीशन दी हुई है कि पहली बार अगर ऐसा किया जाता है, पहली बार 1 वर्ष की सजा है। 1 वर्ष की सजा। और इसके बाद अगर यही अपराध अगर दोबारा किया जाता है 1 वर्ष की सजा के बाद, फिर यही अपराध अगर दोहराया जाता है तो दूसरी बार में 5 वर्ष की सजा है। 5 वर्ष की सजा। चौथा है इसके अंदर धारा 354(4), यानी किसी महिला का पीछा करना। किसी भी उद्देश्य से, कोई भी उद्देश्य हो सकता है, उसके लिए अगर किसी महिला का बार बार पीछा किया जाता है तो उस कंडीशन में दोस्तों जो सजा होती है वो होगी आपकी 1 वर्ष की सजा होगी। 1 वर्ष। और अगर दोबारा यही काम किया जाता है, दोबारा अगर ऐसा किया जाता है तो वही जो पहले वाले में था 5 वर्ष की सजा अधिकतम हो सकती है। तो ये था 354 की 4 धाराएं। अब आपको इनको किस तरह से याद रखना है, कम से कम इनकी परिभाषा और पनिशमेंट तो आसान सा है। पनिशमेंट में थोड़ी बहुत, अगर पनिशमेंट में अगर गलती भी होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। पनिशमेंट में काफी अंतर दिया होगा। पनिशमेंट में या तो 3 साल, 5 साल, 7 साल, 14 साल इस तरह से दिया हुआ होगा। तो थोड़ा बहुत अंतर भी अगर आपको पता होगा तो भी आप आराम से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, आराम से आप हल कर सकते हो। बट परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि 354 के अंदर क्या है, 1 के अंदर क्या है, 2 के अंदर क्या है, 3 के अंदर क्या है, 4 के अंदर क्या है। टोटल 5 धाराएं 354 की, और ये लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित ही है। नेक्स्ट जो धारा दी हुई है वो धारा है 366, यानी किसी महिला का विवाह आदि के उद्देश्य से अपहरण करना एवं उसके साथ संभोग करना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 366। इसमें 10 वर्ष की सजा है। 10 वर्ष की सजा। और नेक्स्ट जो 361 है इसमें भी सेम वही है, 10 वर्ष की सजा। और इसके बाद में दोस्तों इसके एक पार्ट और दिया हुआ है 366(2). तो 366(2) के अंदर क्या है, 366(2) के अंदर दिया हुआ है कि विदेश से किसी स्त्री को बहला फुसलाकर बुलाना या उससे किसी प्रकार का संभोग जैसा कार्य करना या करवाना, ये तीनों कंडीशन है इसके अंदर। विदेश से किसी लड़की को बुलाना, या फिर इसमें अगर कोई पहले से विदेशी लड़की अगर यहां रह रही है, यही है, तो उसके साथ किसी प्रकार का संभोग जैसा कार्य करना या किसी दूसरे से ऐसा करवाना, ये तीनों श्रेणी 366(2) के अंदर आएंगी। और इस कंडीशन में जो सजा होगी वो उसमें 7 साल की सजा है। 7 साल की सजा होगी। और 375 में दिया हुआ है कि बलात् संघ की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट शुरू हो गई 375
और 376। तो सबसे पहले हम देखेंगे 375। तो इसके अंदर सिर्फ परिभाषा दी हुई है और परिभाषा के अंदर 13 पॉइंट है इसके कि बलात् संघ किसको कहेंगे अपन, कौन सा बलात् संघ कहलाता है। तो वो आप एक बार सुन लीजिए सिर्फ कि बलात् संघ क्या होता है। अब बलात् संघ में देखते हैं दोस्तों अपन, बलात् संघ में पहली चीज दी हुई है कि किसी भी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार से शारीरिक संभोग करना या किसी भी प्रकार से मैथुन संबंधी कार्य करना बलात्कार कहलाता है, पहली बात। इसके बाद दूसरी चीज दी हुई है कि किसी स्त्री के साथ उसकी सहमति के बिना किसी भी प्रकार का संभोग करना बलात्कार कहलाता है, बिना सहमति के संभोग करना। तीसरी लाइन दी हुई है इसमें कि किसी भी विधवा स्त्री के साथ किसी भी प्रकार का संभोग संबंधित आदि अपराध माना जाएगा। चौथा है किसी भी स्त्री को उत्तेजित करके सहमति प्राप्त करना या उसके साथ किसी भी प्रकार का संभोग कार्य करना, यह भी बलात् संघ की परिभाषा में आता है। इसके बाद नेक्स्ट है अलगाववाद के दौरान किसी पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ बिना सहमति के संभोग करना। इसकी अलग अलग धाराएं भी दी हुई होंगी आगे, बट अभी आप परिभाषा में जो जो चीजें दी हुई है वो सिर्फ सुन लीजिए। उसके बाद में ये सारी जो मैं बोल रहा हूं परिभाषाएं, इनके सबके 376 में दंड दिए हुए हैं। जितने भी अपराध होते हैं सबसे पहले उस अपराध की परिभाषा दी हुई होती है एक भाग के अंदर, एक धारा के अंदर, और उससे नेक्स्ट जो धारा होगी उसके अंदर उसका दंड दिया हुआ होता है। तो 375 के अंदर बलात् संघ की परिभाषा दी हुई है कि किस किस तरह की जो अपराध होंगे वो इसके अंदर आएंगे, बलात्कार के अंदर या बलात् संघ की परिभाषा के अंदर आते हैं, और उनके लिए फिर दंड क्या होगा। तो दंड के लिए फिर 376 देखेंगे अपन। तो 375 और 376 में सिर्फ दंड का ही अंतर है। 375 में सिर्फ परिभाषाएं हैं और 376 में उनका दंड दिया गया है। तो नेक्स्ट है कि 0 से 18 वर्ष तक की किसी भी स्त्री के साथ शादी के बाद संभोग करना भी अपराध माना जाता है। अगर नाबालिग है, अगर कोई लड़की, उस कंडीशन में चाहे शादी हो गई उनकी, उसके बाद भी अगर उसके साथ संभोग किया जाता है तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। अगला देखते हैं किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी स्त्री को किसी भी प्रकार की दवाई देकर उत्तेजित करना या संभोग करना बलात्कार माना जाता है, और किसी भी स्त्री से डरा धमकाकर सहमति प्राप्त करना या उसके साथ संभोग की क्रिया करना, यह भी बलात्कार कहलाता है। अगला है 0 से 16 वर्ष तक की स्त्री के साथ उसके पति द्वारा किसी भी प्रकार का मैथुन संबंधी कार्य करना, यह भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। 0 से 14 वर्ष तक की स्त्री के साथ उसके पति द्वारा प्रयास करना भी बलात्कार माना जाता है। किसी भी स्त्री के किसी भी निजी अंग में किसी भी प्रकार के अंग का या किसी अन्य वस्तु का प्रवेश करना, यह भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। अगला है किसी भी स्त्री के किसी भी निजी अंग को मुख लगाना, यह भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। और किसी भी विवाहित स्त्री के साथ संभोग करना बलात्कार होता है, चाहे स्त्री की सहमति हो चाहे उसकी सहमति नहीं हो। तो ये था दोस्तों बलात्कार की परिभाषा। अब इसके बाद में देखते हैं अपन धारा 376, जिसमें बलात्कार के लिए दंड बताया गया है। तो दंड कितना कितना होगा, आपको वो धाराओं के पार्ट्स भी याद रखने पड़ेंगे। इसमें सिर्फ कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ ये परिभाषा आपको दिमाग में होनी चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशन है जो बलात्कार की श्रेणी में आता है। इसमें कोई इसके पार्ट वगैरह नहीं है, सिर्फ परिभाषा के अलग अलग प्रकार दिए हुए हैं। तो उसमें आपको क्रम याद जरूरत नहीं है, क्रम आपको याद रखना पड़ेगा 376 में, जिसमें पनिशमेंट दिया गया है। अभी देखिए सबसे पहले तो नॉर्मल चीज दिया हुआ है कि बलात्कार क्या होता है। तो धारा 376 के अनुसार बलात्कार से संबंधित सभी प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है। किसी भी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार से दुष्कर्म आदि तथा मैथुन संबंधी क्रियाएं की जाए तो ये कानूनन अपराध है। इस प्रकार के अपराध के लिए 10 साल की सजा एवं उम्र कैद तक का प्रावधान किया गया है। यदि दुष्कर्म का अपराध किसी सरकारी व्यक्ति द्वारा किया जाए तो उसके लिए 20 वर्ष तक की सजा एवं आजीवन कारावास की व्यवस्था की गई है। अब ये तो हो गया नॉर्मल परिभाषा कि बलात्कार अगर होता है तो 10 साल की सजा है। अगर यही काम अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय द्वारा या लोक सेवक द्वारा किया जाता है तो उस कंडीशन में 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब इसके बाद अलग अलग बताया गया है, और अलग अलग क्या क्या बताया गया है वो भी आप देख लीजिए कि अलग अलग क्या क्या चीजें दी हुई है। सबसे पहले दिया है धारा 376(1) एक पहला पार्ट, बलात्कार पीड़िता की मृत्यु या विकृतशील दशा कारित करना। अगर ऐसी कंडीशन हो जिसमें महिला है वो कोमा में चली जाए या उसकी मृत्यु हो जाए बलात्कार के बाद, तो उस कंडीशन में जो दंड होगा वो क्या होगा।
अब इस कंडीशन में दोस्तों जो दंड दिया हुआ है वो 7 साल का कारावास दिया हुआ है, साथ में आजीवन कारावास में बदला जा सकता है और इसके लिए जुर्माना भी हो सकता है। इसी के अंदर एक धारा और ऐड की गई है निर्भया एक्ट 2013 के बाद, इसमें एक इसकी और उसका सब पार्ट और बना दिया गया। और ये सब पार्ट कब बनते हैं? जब अपराध की प्रकृति चेंज होती है, जब नया अपराध होता है उस कंडीशन में उसमें कुछ एक्ट में किसी भी प्रकार की जो अधिनियम धाराएं बनी हुई है उनमें संशोधन किए जाते हैं। और वो संशोधन जब होता है तो उसमें पार्ट अलग से बना दिया जाता है। जैसे इसी के अंदर एक पार्ट और बना दिया जाए तो उस कंडीशन में हो जाएगा धारा 376(1) और उसका भी आगे 1। और इसमें भी और आगे छोटे छोटे सब पार्ट्स होते हैं, बट वो कोर्ट के काम है, वो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ नॉर्मल चीज याद रखनी है कि बलात्कार पीड़िता की मृत्यु या विकृतशील दशा कारित कर दी जाए तो उस कंडीशन में 7 साल की सजा है। 7 साल की सजा, 7 साल की सजा है। इसके अलावा इसके अंदर आजीवन कारावास भी हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, आजीवन कारावास, और साथ में जुर्माना भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। और यही कंडीशन अगर इसी के अंदर अगर इसमें एक और अपन चीज देख लें, अगली धारा जो इसकी होगी 376(1) के अंदर भी 1 आ गया, 1 के अंदर भी अगर 1 और ऐड हो जाता है तो उस कंडीशन में देखो धारा 376(1) के अंदर 1 और आ गया। ऐसी कंडीशन का मतलब है कि 0 से 18 वर्ष की आयु होने पर, पीड़िता की मृत्यु या कोमा में जाने पर, ये निर्भया एक्ट के बाद ये चीज जोड़ी गई है। और इसके अंदर नाबालिग होती है, 0 से 18 का मतलब है कि नाबालिग के साथ अगर ऐसा किया जाता है और उसकी वजह से वो कोमा में चली जाती है या उसकी डेथ हो जाती है तो इस कंडीशन में आजीवन कारावास, आजीवन कारावास तो पहले भी था, आजीवन कारावास या इसमें मृत्यु दंड भी जोड़ दिया गया है, इसमें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। और ये निर्भया एक्ट के बाद में जोड़ा गया, ये चीज याद रखिए। कई बार इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इस धारा के अंदर जो मृत्यु दंड दिया जाता है ये कब से ऐड किया गया है? तो 2013 के अंदर जो निर्भया एक्ट हुआ है दिल्ली में, जो का एक रेप कांड हुआ था, उसके बाद में एक्ट में संशोधन हुआ है और उसके बाद इसमें मृत्यु दंड को जोड़ा गया है। अगला देखते हैं अपन 376(2), ये 1 वाला पार्ट था, ये एक ही धारा के अंदर है। 376(2) के अंदर क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन। कई बार कोर्ट के आदेश के अनुसार पति पत्नी दोनों अलग अलग रहते हैं और उस कंडीशन में अगर उसकी सहमति के बिना अगर उसके साथ मैथुन किया जाता है तो उस कंडीशन को भी अपराध की श्रेणी में माना गया है। और उसके लिए दोस्तों जो दंड दिया हुआ है 376(2) के लिए जो दंड दिया हुआ है ये 2 या 7 साल तक की सजा, 7 साल की सजा। और इसमें भी जुर्माना है और दोनों भी हो सकते हैं, या जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अगला देखते हैं 376(3). आपके लिए मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पनिशमेंट नहीं है, पनिशमेंट में थोड़ा बहुत चेंज भी होता रहता है और ये मजिस्ट्रेट की मर्जी पे डिपेंड करता है। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये धारा है जिसके अंदर ये पनिशमेंट दिया हुआ है। कि इस तरह से पूछा जा सकता है कि 376(2) के अंदर क्या चीज दी हुई है, या इनको सुमेलित कीजिए। इस तरह से 4 धाराएं आपको दे दी जाएंगी, 376(1), 376(2) और 376(3), 376(4). और इसके अंदर सबके आगे एक में सही लाइन लिखी हुई होगी, परिभाषा जो उसकी दंड जो दिया हुआ है वो सही लिखा होगा, कौन सी कंडीशन में ये दंड दिया जाएगा, इस धारा में कौन सी कंडीशन आती है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि ये पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान जो मैथुन किया जाता है वो 376(2) में आता है। 1 के अंदर क्या आता है? 1 में अगर मृत्यु हो जाती है, अगर बलात्कार के बाद अगर उसकी महिला की मृत्यु हो जाती है, नॉर्मल अगर महिला है तो उस कंडीशन में अलग दंड है, और अगर नाबालिग महिला है तो मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। इसके बाद देखते हैं 376(3). और 376(3) में दिया हुआ है कि प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। और ये प्राधिकार का क्या मतलब होता है दोस्तों? जिसकी जिम्मेवारी होती है, जिसकी जिम्मेवारी होती है उसके अंदर अगर ऐसा काम करता है या लोक सेवक अगर ऐसा करता है तो उस कंडीशन में जो दंड होगा वो 5 से 10 वर्ष की सजा होगी। 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा
और सजा या कारावास या इसके अंदर जुर्माना भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। और जब भी दोस्तों जुर्माना जब भी किया जाता है तो कम से कम उतना जुर्माना हो से कि उसको दोबारा नई तरह से अपना इलाज खर्चे के लिए और दोबारा तरह से पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए जो महिला को जितने पैसे की जरूरत होती है वो सारा जुर्माने में शामिल होता है। अगर किसी भी तरह का हॉस्पिटल का खर्चा है या और जिस तरह की उसको क्षति हुई है उस क्षति को पूरा करने के लिए जितना अमाउंट होता है वो जुर्माने में होता है, तो वो सजा से एक्स्ट्रा दिया जाता है, सजा के अलावा होता है। ये किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, दोनों दंड भी दिए जा सकते हैं और एक दंड भी दिया जा सकता है। ये सारी चीजें हैं वो मजिस्ट्रेट की मर्जी पे डिपेंड करती है। अगला देखते हैं 376(4) में क्या दिया हुआ है, सामूहिक बलात्कार है। यानी ग्रुप में एक से अधिक व्यक्ति जब भी होंगे, 2 3 4 5, जब भी एक से ज्यादा व्यक्ति मिलके अगर बलात्कार करते हैं तो वो 376(4) के अंदर आता है। और ऐसी कंडीशन के अंदर जितने लोग उसके अंदर शामिल होते हैं सबको समान दंड दिया जाता है, सबके लिए दंड अलग होता है, सबको अलग अलग दंड दिया जाएगा। और सामूहिक बलात्कार के अंदर जो दंड होता है दोस्तों ये 20 साल की सजा है। 20 साल की सजा या आजीवन कारावास भी हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है। 20 साल की सजा हो सकती है या आजीवन कारावास भी हो सकता है। इसी के अंदर 20 साल या आजीवन कारावास और निर्भया एक्ट के बाद इसके अंदर भी मृत्यु दंड को ऐड कर दिया गया है। इसमें क्या कर दिया गया, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, मृत्यु दंड भी ऐड कर दिया गया है इस कंडीशन में जब सामूहिक बलात्कार होता है। अब इसके बाद देखते हैं 376(4) और इसका एक पार्ट और कर दिया। ये एक पार्ट करने की जरूरत कहां पड़ती है, जहां एज जहां डिसाइड करनी होती है वहां इसका पार्ट कर दिया जाता है कि अगर इसकी एज, अगर महिला की एज है वो 0 से 16 वर्ष की आयु के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो उस कंडीशन में इसका दंड होगा वो कितना होगा। तो इसके अंदर भी दोस्तों वही 0 से 16 वर्ष की आयु के साथ अगर सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो इस कंडीशन में भी आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास और साथ में मृत्यु दंड का प्रावधान भी है। 2013 निर्भया एक्ट के बाद इसमें भी मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। अगली जो धारा दी हुई है वो दी हुई है धारा 376(5). तो इसमें बलात्कार की पुनरावृत्ति करने पर अपराधियों के लिए दंड है। बलात्कार की पुनरावृत्ति करने पर अपराधियों के लिए जो दंड होगा दोस्तों वो आजीवन कारावास होगा, आजीवन कारावास। इससे ज्यादा क्या हो सकता है, आजीवन कारावास यानी कि ये मैक्सिमम दंड है। और इसके बाद इसके अंदर मृत्यु दंड को भी ऐड कर दिया गया है, मृत्यु दंड भी इसमें दिया जा सकता है। तो ये थी दोस्तों आपके लिए आईपीसी की धाराएं जिसमें आपको ये 5 पार्ट इसके दिए हुए हैं, 376 और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इससे पहले 375 और बाकी हमने सारी अपराध के लिए जो महिलाओं से संबंधित आईपीसी की जो धाराएं थी वो भी हमने सारी इंपॉर्टेंट देख ली। अब अपन देखते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, क्वेश्चन में साथ साथ आपको कमेंट भी करना है कि कौन से क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। मैं पहले भी आपको ये चीज बता चुका हूं कि जो एक्ट बालकों से संबंधित है, जो एक्ट महिलाओं से संबंधित है, उनका पूरा नाम और वो कब लागू हुआ, कब बना। बहुत से एक्ट हैं जो जब बने तभी लागू हो गए, कुछ बाद में लागू हुए हैं। तो ये जो एक्ट है ये 1986, 1987, 1988 या 1989, ये कौन से साल ये लागू हुआ है ये आपको बताना है साथ साथ। तो ये लागू है दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा, 1986 के अंदर लागू हुआ है ये एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 बता रहा है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ। 2010 में, 2011 में, 2012 में या 2013 में। तो ये कब पारित हुआ है, ये हुआ है दोस्तों 2013 के अंदर, 2013 में है। इस एक्ट का नाम के आगे 2013 लगा हुआ है। लगभग सारे एक्ट जिनके आगे साल भी लगी हुई होती है वो भी आपको एक्ट के नाम के साथ ही याद करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है। दहेज का क्या अर्थ है,
शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना, उपहार देना, विवाह में खर्च करना या शादी के लिए एक पार्टी देना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, सही जो जवाब होगा, ऑप्शन ए सही होगा, शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर दिया हुआ है, पॉक्सो अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास में अगर आपने नहीं देखा है पॉक्सो एक्ट के बारे में तो वो क्लास आप जरूर देख लें, जिससे आपको ये क्लास भी अच्छे से समझ में आए और आपका आराम से पॉक्सो से संबंधित भी एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। साथ ही आज की जो क्लास मैंने ली है, ये जो धाराएं मैंने जो बताई आईपीसी की धाराएं, इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। कोई सी ना कोई सी धारा किसी न किसी रूप में पूछी जाएगी। तो पॉक्सो अधिनियम के यौन हमला धारा 6 के तहत जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है उसे न्यूनतम कितने वर्षों के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा? 4 वर्ष है, 6 वर्ष है, 1 वर्ष है या 10 वर्ष है? तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन इसमें डी सही होगा, 10 वर्ष होगा। कि वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है? धारा 398, धारा 361, धारा 376, धारा 372। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों, वो धारा 372 होगा। धारा 372 में ये चीज दी हुई है, बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है? तो दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है? दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है? धारा 4, धारा 6, धारा 8 है, धारा 8B। तो कौन सी धारा के तहत दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर होगा आपका वो धारा 8B होगा। धारा 8B के तहत इस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 32। यह है, किसी महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में आईपीसी की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है? अभी हमने देखा था कि आईपीसी की धाराओं में एक आई थी कि जिसके अंदर 354 है, 354A है, 354C है या 354B है। तो अभी हमने देखा था, अभी आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी धारा इसके अंदर राइट होगी, सही इसके अंदर कौन सी होगी? तो इसमें 354B सही है। और इसमें जो धाराएं बताई थी मैंने उसमें सबके बारे में बताया था, 354 में क्या है, 354A में क्या है, C में क्या है और B में क्या दिया हुआ है। तो किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है? बलात्कार करने के आरोप पर धारा 355, 376, 317 और 318। तो ये तो साफ साफ दिया हुआ है, बलात्कार के लिए जो धारा है वो कौन सी है? 376 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अगला क्वेश्चन है, किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है? तो वही परिभाषा जो मैंने बताई थी, सामूहिक बलात्कार के अंदर कौन सा था? B, A, D और AB। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है साथ साथ। तो दोस्तों इसमें 376D होता है। 376D के अंदर सामूहिक बलात्कार दिया हुआ है और इसके लिए पनिशमेंट है वो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी हो सकता है। और सामूहिक बलात्कार के अंदर जितने लोग उसमें शामिल होते हैं सबको दंड दिया जाता है, सारे उस अपराध के अपराधी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 35 की धारा 376D वही सामूहिक बलात्कार है और उसके अंदर भी दिया हुआ है B। डी के अंदर भी B का मुख्य उद्देश्य क्या है? 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार। अभी हमने देखा था 376D में सामूहिक बलात्कार था और उस D के अंदर भी 1, B, C, D इस तरह से अलग सब पार्ट्स किए हुए हैं। तो इसके अंदर B के अंदर क्या दिया हुआ है वो आपको बताना है। तो 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड, 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का यौन उत्पीड़न करने के लिए दंड का प्रावधान, या 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का बाल विवाह करने के लिए दंड का प्रावधान, ये तो नहीं है। या 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का यौन तस्करी से बचाव के लिए, ये भी नहीं है। अब इसके बाद में देख लो, ये दोनों में से होगा, सामूहिक बलात्कार के लिए दंड या 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का यौन उत्पीड़न करने के लिए। तो बलात्कार इसमें 376D के अंदर सामूहिक बलात्कार दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हमें परिभाषा अच्छी तरह से याद है, दंड अगर हमें याद नहीं भी है तो भी हमारा काम आराम से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कि PCPNDT एक्ट किससे संबंधित है? जन्म से पहले लिंग निर्धारण,
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, सामूहिक बलात्कार, बाल यौन शोषण। तो पीसीपीएनडीटी एक्ट जो होता है वो जन्म से पहले लिंग निर्धारण के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जा सकेगी। अभी किसी भी धारा के अंदर आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, यानी एक जो इंपॉर्टेंट जो एक्ट है उसमें से क्वेश्चन हर पूछे गए हैं। इसमें जो धारा होगी दोस्तों वो ऑप्शन डी सही होगा, धारा 366 बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है कि बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट से किस वर्ष मंजूरी मिली। अप्रैल 2018 में, अप्रैल 2017 में, अप्रैल 2016 में और अप्रैल 2015 में। पॉक्सो एक्ट 2012 में आया है, उसके बाद में इसमें बदलाव हुए हैं, एक्ट में कुछ बदलाव हुए हैं, तो वो कब उसकी कैबिनेट से मंजूरी मिली है, ये आपका क्वेश्चन होगा 38 नंबर। और इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, अप्रैल 2018 में। इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको याद रखने हैं, जिसमें कब वो एक्ट लागू हुआ है और कब उसमें संशोधन भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। 1985 में, 1986 में, 1987 में या 1988 में। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट होगा, सही जो जवाब होगा दोस्तों 1987 होगा, ऑप्शन सी इसमें ऑप्शन सी सही होगा 1987। ये भी एक्ट है और ये 1987 में लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 स्त्री धन का अर्थ बताइए। तो स्त्री धन का अर्थ क्या होगा, इसमें से पहला दिया हुआ विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़के को दिए जाते हैं, दूसरा है विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की को दिए जाते हैं, तीसरा है विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़का लड़की को दिए जाते हैं, यानी कि दोनों को दिए जाते हैं, और चौथा है विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की के सास ससुर को दिए जाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा कि विवाह के समय जो उपहार और जेवर वधु को दिए जाते हैं, लड़की को दिए जाते हैं, वो स्त्री धन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें पुलिस अधिकारी द्वारा, किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इसके द्वारा तो नहीं किया जाएगा। इसके बाद में है महिला विशेष कर्मचारी द्वारा, तो इसके द्वारा भी नहीं किया जाएगा, या बाल विकास अधिकारी द्वारा, कोई लेना देना नहीं है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बच गया आपका कि महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर है कि किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। 2015 में, 2018 में, 2016 में या 2019 में। तो ये जो लागू किया गया है वो 2016 में किया गया है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, और क्वेश्चन नंबर 43 है कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण करता है, उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है, उसके लिए क्या सजा है। तो ये मैंने पॉक्सो एक्ट के अंदर आपको बताया था कि इस तरह का अगर कोई अश्लील सामग्री का संग्रहण करता है तो उस कंडीशन में जो उसको दंड दिया जाएगा वो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा इसके अंदर, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना उसका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, और 44 नंबर दिया हुआ है कि यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पॉक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। तो पॉक्सो एक्ट के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, 2012 में लागू किया गया है। ऑप्शन ए जिन बच्चों ने कमेंट किया है सारे बच्चों का सही होगा 2012। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 45 कि मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी, नोडल अधिकारी, एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो और पुलिस अधिकारी। तो इसके लिए जो नियुक्ति दोस्तों की जाती है वो होती है, पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल
अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है। कौन सा मामला है वो उल्लंघन का नहीं है? माता पिता द्वारा बाल विवाह का आयोजन करना, ये उल्लंघन का मामला है। मोटल में काम करने वाला बच्चा, ये भी है। माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा, ये नहीं है। तो ऑप्शन सी जिन बच्चों ने कमेंट किया है उन बच्चों का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है कि महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, वहां किस प्रकार की समिति का गठन किया जाता है? आंतरिक शिकायत समिति, आंतरिक विवाद समिति, आंतरिक समझौता समिति या आंतरिक न्याय समिति? तो इसमें जो राइट आंसर होगा, सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, आंतरिक शिकायत समिति। अगर 10 से ज्यादा किसी संगठन के अंदर, किसी संस्था के अंदर लोग काम करते हैं तो वहां इस समिति का होना बहुत जरूरी है, जिससे किसी भी महिला कर्मचारी को अगर कोई शिकायत होती है तो वो इसके पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से यह आदेश दिया जाता है उस संस्था को। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 2001 में, 2003 में, 2005 में या 2007 में? तो इसका जो सही राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा, 2005 में पारित हुआ है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर है कि धारा 376 डी ए, धारा ये अपन पढ़ चुके हैं अभी कि धारा 376 डी सामूहिक बलात्कार से संबंधित है, और इसका पहला पार्ट है वो किससे संबंधित है? फर्स्ट पार्ट किससे संबंधित है? 16 वर्ष से कम उम्र के सामूहिक बलात्कार, 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से साथ बलात्कार, या 8 वर्ष से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। तो इसके अंदर जो दिया हुआ है उसके अंदर दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार होगा, वो 376 डी ए के अंदर होगा। अगला क्वेश्चन है, कितने साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सजा दी जाएगी? तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर होगा, सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची से अगर बलात्कार किया जाएगा तो उसके लिए मौत की सजा दी जाएगी, दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। कितने वर्ष से कम की लड़की और कितने वर्ष से कम के लड़के को नाबालिग माना जाता है? तो इसमें जो सही आंसर होगा, सबसे पहले दिया हुआ कितने वर्ष से कम की लड़की, तो लड़की आएगी 18 की और लड़का आएगा 21 का, यानी ऑप्शन बी सही होगा। 51 के अंदर ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 कि कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1994, 1995, 96 और 97? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो 1994 होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा 1994 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 कि महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम से अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में किस कोर्ट का आदेश प्रदान किए गए हैं? तो इसमें दोस्तों जो कोर्ट होगा वो आपका होगा महिला कोर्ट, सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या स्पेशल कोर्ट? तो सिविल कोर्ट, ऑप्शन बी सही होगा, सिविल कोर्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर में दिया हुआ है कि धारा 376, देखिए कितने क्वेश्चन इस धारा से पूछे गए हैं। धारा 376 डी बी, ये किससे संबंधित है? तो डी हमने देखा था बलात्कार से संबंधित है, अब इसमें बी किससे संबंधित है? 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की सामूहिक बलात्कार, 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की सामूहिक बलात्कार और 8 वर्ष से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। तो इसमें जो दिए ए में देखो, इसमें जो पार्ट बनाए गए ना वो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, यानी 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम में डी बी है। और अगर यही धारा 376 डी ए होता, इस बी की जगह अगर ए होता तो इस कंडीशन में आता इसका जवाब 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होगा, वो डी एक में होगा, और बी में है 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि कौन सी साल के अंदर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया था? 2011,
2012, 2013 और 2014। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो 2013 है। बालकों से संबंधित मैं पहले ही इससे पहले वाली सीरीज में आपको करा चुका हूं पॉक्सो एक्ट। तो जिन बच्चों ने पहले वाली सीरीज नहीं देखी है वो जरूर देख लें, इसी सीरीज के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। साथ ही दोस्तों, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मेरी लगातार क्लासेस चल रही है, जिसमें आज ये 37 क्लास है, 37 नंबर क्लास चल रही है। इससे पहले सारी क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हो और हमारे साथ लगातार अपना सब इंस्पेक्टर का सपना पूरा कर सकते हो। इसी क्रम में अब मैं कोशिश करूंगा बहुत ही जल्दी आपके लिए अगली सीरीज लेकर आने के लिए। और माफी चाहता हूं, ये क्लास में नियमित रूप से लाइव नहीं रख सकता क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम कम रहता है। आपको लाइव के लिए बता दूं और उस टाइम पर अगर समय नहीं मिला तो उस कंडीशन में क्लास फिर आपको इंतजार रहेगा और वो क्लास नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको करा दूंगा। तसल्ली रखिए आप आराम से, आपको एग्जाम से पहले पहले ये वाले पार्ट की जो मैंने जिम्मेवारी ली है, बाल एवं महिला अपराध, ये आपको अच्छे से समझा दूंगा। साथ में जो पतली पतली छोटी छोटी जो किताबें मार्केट में मिलती है, कोई सी भी एक किताब आप ले लो और उससे भी आपको ये चीजें देख लेनी है। जो दंड जो मैंने बताए हैं, सजा जो बताई है, मैं भी लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं, मैंने भी लॉ नहीं किया है, वकील नहीं हूं, कानून का जानकार नहीं हूं, कोई गलती भी इसमें हो सकती है। अगर कोई सजा में अगर आपको डाउट लगता है तो वो आप नेट से भी सर्च कर सकते हो या किताब में से आप मिलान कर सकते हो, और किताबों में भी कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। तो मैंने जो कुछ कॉमन सेंस भी यूज किया है इसमें, आप भी कॉमन सेंस अपना यूज कर सकते हो कि कौन सी किस अपराध के लिए क्या उसके लिए पनिशमेंट हो सकता है। और मैं बता दूं कि आपको पनिशमेंट के क्वेश्चन है वो कम से कम पूछे जाएंगे, साधारण चीजें ज्यादा पूछी जाएंगी जो एक आम आदमी को जानकारी होनी चाहिए, जो एक आम स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है, आराम से जो तैयारी चल रही है उसको और बेहतर बनाना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना है, जिससे दूसरे बच्चों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए और हमें भी मोटिवेशन मिले। 1 तारीख से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, सारे बैचेज हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें डिफेंस की सारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। हॉस्टल फैसिलिटी है गर्ल्स एंड बॉयज के लिए, तो जो बच्चे जयपुर में आके तैयारी करना चाहें उनका स्वागत है रिम डिफेंस एकेडमी में। नए बैच 1 तारीख से शुरू हो रहे हैं, उसका भी दोस्तों आप फायदा ले सकते हैं अपने छोटे भाई बहन के लिए, या दूसरों को भी आप सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी क्लास में। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।